First of all, let's discuss what exactly is work done. Work done is the product of the force and the distance moved in the direction of the force. ये मैंने कल भी कराया था, मैं ऑफिशियली आज भी इसको करा रहा हूँ, हेड ऑन टैकल कर रहा हूँ इसको। वर्क डन में एक बात याद रखना कि ये जो डिस्टेंस होगा इट शुड बी पैरेलल टू द अप्लाइड फोर्स। इज दैट क्लियर? अब इसका कहने का मतलब है कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ज़रा इधर देखो। इसके अंदर एक 10 न्यूटन की फोर्स लगी है एक ब्लॉक पर, सही है? And this force carries the block in the direction of the force by 2 meters. अगर इसने 2 meters कवर किया है तो इसका मतलब है कि 10 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो हमारे पास डिस्टेंस मूव कितना, आई मीन वर्क डन कितना आ जाएगा, 20। अब इसका यूनिट मेन चीज़ है, यूनिट इसका ज़रा इधर देख लो, यूनिट इसका न्यूटन मीटर भी हो सकता है, सही है? लेकिन बार बार न्यूटन मीटर बोलना मुश्किल हो जाता है तो वी यूज़ अ डिफरेंट यूनिट नोन एज जूल्स। हम इसको जूल्स भी कहते हैं या सिंपल जे लगा के भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा 20 जूल्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। क्लियर है? अच्छा, अब इसका एक और एग्जांपल भी है कि सपोज करो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मैंने रखा है, इस ऑब्जेक्ट को मैं उठाकर इधर प्लेस करो, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई है 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है, बट इट डज नॉट मूव, द ब्लॉक डजंट मूव। मैं लिख रहा हूं ब्लॉक डज नॉट मूव। अगर ये ब्लॉक मूव ही नहीं होगा तो हमारे पास यहां पे जो वर्क डन आएगा, वर्क डन वुड बी 0। इज दैट क्लियर? समझ गए? अच्छा, एक और एग्जाम्पल भी है इसी के साथ, हमारे पास एक और सिंपल एग्जाम्पल है कि मैंने भाई 10 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लगाई, एक ऑब्जेक्ट था, ये एक बॉल है मेरे पास, इसमें मैंने फोर्स इस तरफ लगाई है, लेकिन जरा सुनो, हार्ड टू इमेजिन बट दिस बॉल टेंड्स टू मूव दिस वे। इधर मेरे पास इसकी मूवमेंट हो रही है, सपोज करो 5 मीटर्स की मूवमेंट हुई और मैंने फोर्स लगाई है 10 न्यूटन की, वर्क डन कितना होगा? 0। इसलिए क्योंकि पैरेलल नहीं है ना। इज दैट क्लियर? क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? तो ये आपको हमेशा याद रखनी है कि भाई फोर्स और डिस्टेंस मूव शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। अगर पैरेलल नहीं है, जैसे इधर परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली इट डजंट मेक सेंस। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास एक कीवर्ड आता है नोन एज एनर्जी। एनर्जी का सबसे बड़ा मतलब क्या है? कैपेसिटी, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। इज दैट क्लियर? हमारे पास बहुत टाइप की एनर्जीज होती हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, यानी हमारे पास बहुत किस्म की एनर्जी, मैनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, मैनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज, मैनी टाइप्स ऑफ एनर्जी हमारे पास है। जैसे फॉर एग्जांपल सोलर है, सोलर एनर्जी है, हमें पता है कि सोलर एनर्जी कहाँ से आती है? सन से आती है, सही है? बिकॉज हमें पता है। अच्छा, मैंने कैसे बोला कि कैपेसिटी टू डू वर्क, जाहिर सी बात है सोलर एनर्जी से यू कैन एक्चुअली कन्वर्ट दैट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इज दैट क्लियर? सोलर एनर्जी हो गई। फिर हमारे पास खुद भी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चीज़ें मूव भी हो सकती है, लाइट भी कन्वर्ट हो सकती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है हमारे पास। थर्मल एनर्जी, और कोई एनर्जी? थर्मल एनर्जी, वेव एनर्जी, फॉर वेव एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी। इज दैट क्लियर? ये हमारे बहुत सारी किस्म की एनर्जीज हैं। एक बात यहां तक समझ में आ गई? अच्छा, अब हम लोग कुछ और भी जाके डिस्कस कर रहे हैं। दो हमारे पास हैं जो बहुत ही प्राइम इंपॉर्टेंस है उन एनर्जीज की, उसके ऊपर ज़रूर हमें तबसरा करना है। सबसे पहले हमारे पास है एक वर्ड है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी associated with the speed of the object। ठीक है? ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है E k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इज दैट क्लियर? मैंने कल ही कराया था।
तो m stands for mass, m stands for mass और v stands for speed या velocity. Is that clear? और E के क्या है? ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी. सही है? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? एक और भी एनर्जी हमारे पास होती है जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल पोटेंशियल एनर्जी, या उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अब इसको भी मैं डिफाइन करता हूं. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी एसोसिएटेड with the position, बल्कि position लिखते हैं, with the position, location of the object with respect to ground. ये भी लिख लो. इसका हमारे पास एटलीस्ट अर्थ पे जो हमारे पास, बल्कि हमारे पास कहीं पे प्लैनेट पे भी लग सकता है, फॉर्मूला है GPE या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. m stands for the mass, g stands for acceleration due to gravity and h stands for height. सही है? अब ज़रा सुनो, लिसन. इसका एक सिंपल सा, एक जनरल सा एग्जांपल ये है कि भाई हमारे पास जैसे फॉर इंस्टेंस एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग अगर रेस करते हैं, सही है? लिसन टू मी वेरी केयरफुली. एयर रेसिस्टेंस को मैंने नेग्लेक्ट किया. ये मेरे पास एक सिंपल सा एक पत्थर है, इसको मैंने थोड़े से हाइट से मैंने ड्रॉप किया, ज़्यादा डैमेज नहीं होगा. सपोज करो कि ये मेरे पास मेटल का बना हुआ है, जो फ्लोर है मेटल का है, गाड़ी की छत है. पत्थर को मैंने उठाया और इधर से ड्रॉप किया, कुछ भी नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा. अगर मैंने इधर से उठा के इसको ड्रॉप किया तो जाहिर सी बात है इधर रखने का मतलब है कि मोर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है. जाहिर सी बात है इट हैज़ मोर कैपेसिटी टू डू वर्क. अगर मैंने इसको ड्रॉप किया तो ये जाहिर सी बात है इधर जब जैसी गाड़ी की छत पे गिरेगी तो बहुत बड़ा डेंट पड़ जाएगा. इज दैट क्लियर? बिकॉज इट हैज मोर कैपेसिटी टू डू वर्क. ये बात क्लियर है? सही है. m क्या? m जो है mgh है. m का मतलब है मास, g stands for acceleration due to gravity, h stands for height. rho gh तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है, वो मैंने कराया था, प्रेशर का था वो. इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद हमारे पास आता है, ये दो तो हमारे पास प्राइम एनर्जीज हैं जिन पे बहुत सारा काम करना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास एक और हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है? जरा इधर देख लो. एनर्जी, ये मैंने लिखी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इट इज द लॉ, ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. हम लोग एनर्जी को ना बना सकते हैं ना हम एनर्जी को वाइप आउट कर सकते हैं. हमेशा याद रखो कि एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी. इसका भी एग्जाम्पल कराऊंगा. सही है? इज दिस क्लियर? हमेशा. अच्छा, एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो मैंने कल भी डिस्कस किया था. जब भी आपके पास वर्ड आएगा एनर्जी कन्वर्टेड का, या इनफैक्ट एनर्जी का ही आएगा, एनर्जी कन्वर्टेड का वर्ड जैसे ही आएगा तो इसका मतलब हमेशा याद रखना कि इसका मतलब है कि वर्क डन लाजमी होगा. सही है? यानी ये दोनों एक साथ ही चलते हैं. इज दिस क्लियर? अगर मैंने बोला एनर्जी कन्वर्ट हुई तो भाई वर्क डन लाजमी होगा. समझ गए? इज दिस क्लियर? अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरा इधर देखो. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. मेरे पास वंस अगेन एक ज़मीन है एंड मैंने एक काम किया है कि एक पत्थर, एक स्टोन का पीस है, इसको मैंने पकड़ा और इसको मैंने एक हाइट पे रखा.
ठीक है, लेट दिस बी द हाइट, ये जो मेरे पास है लेट दिस बी द हाइट, बल्कि इसको हम लोग हाइट को भी वैल्यू देते हैं, 10 मीटर्स की हाइट पे रखा हुआ, सही है। जी की वैल्यू मेरे पास है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। ये मैंने सब चीज़ें रखी है। और इस मास, इस पत्थर का जो मास है वो सपोज करो हमारे पास है, कितना रख लें, 0.5 kg, ठीक है, ये मेरे पास है, विच इज़ क्वाइट हैवी पत्थर, ठीक है, 0.5 kg, अच्छा खासा भारी पत्थर है, सही है, ये हमारे पास है। अब जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मेरा पहला ये सवाल है कि अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूं तो किस फॉर्म से किस फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होगी जब तक ये इधर पहुंचेगा। मेरा ये सवाल है, जब ये इधर आके हिट करेगा उससे पहले एनर्जी कन्वर्जन किस फॉर्म से किस फॉर्म में हो रही होगी। पहले शुरू में किस में थी, शुरू में पोटेंशियल में थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में थी, उसके बाद ये मूव करना स्टार्ट हुआ और नीचे जाते हुए इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अगर बढ़ती जा रही है तो किस में कन्वर्ट होती जा रही है, काइनेटिक में कन्वर्ट होती जा रही है। इज दैट क्लियर, ये बात क्लियर है। अभी एयर रेसिस्टेंस नेग्लेक्ट की हुई है मैंने, समझ गए, इज दैट क्लियर। तो विदाउट एयर रेसिस्टेंस, अगर मैंने लिखा विदाउट एयर रेसिस्टेंस, ठीक है, हमारे पास जीपीई कन्वर्ट्स टू केई। इज दैट क्लियर, यहां तक जाके केई में कन्वर्ट हो जाएगी, समझ गए। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, अपॉन इम्पैक्ट, जैसी इम्पैक्ट होगा जाहिर सी बात है फिर किस फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होगी। हमने एयर रेसिस्टेंस नेग्लेक्ट की हुई है। अगर एयर रेसिस्टेंस नहीं है, अगर एयर ही नहीं है, साउंड तो प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। एग्जैक्टली, सबसे इसने सही बात बोली है भाई। जब भी इम्पैक्ट होगा आप एक काम करके देखना है, कील रखो उसको, वो जो नहीं होता हैमर होता है उससे मारो, आप मारोगे ना गर्म हो गया। इज दैट क्लियर। तो हमारे पास हीट में ज़रूर कन्वर्ट होगी, लेकिन अगर एयर रेसिस्टेंस होती, अगर एयर होती तो साउंड भी प्रोड्यूस होती। तो ये साउंड इट सेल्फ इज एन एनर्जी, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि वेव इट्स ऑल्सो इज एन एनर्जी। इज दैट क्लियर। यानी ओवरऑल एक बात याद रखना, सपोज करो कि अभी यहाँ पर हमारे पास विदाउट एयर रेसिस्टेंस वाला केस चल रहा है। हमें पता है कि इधर मेरे पास प्योरली, इधर मेरे पास क्या होगी, इधर मेरे पास जीपीई है, सही है। सपोज करो कि मैंने एक पोजीशन और ली, लेट दिस बी द सेकंड पोजीशन, ठीक है, एक सेकंड पोजीशन मैंने ली। इस पोजीशन पर जब पत्थर पहुंचेगा तो इधर मेरे पास जीपीई भी होगी और प्लस केई भी होगी, लेकिन जाहिर सी बात है जीपीई कम होगी, समझ गए, डिक्रीज हुई होगी क्योंकि वो केई में कन्वर्ट हुई होगी। लेकिन अभी दोनों चीजें ही हैं, क्योंकि अभी मेरे पास ये 5 मीटर की हाइट पर होगी इस पोजीशन पर। ये बात समझ में आई। उसके बाद जैसे ही मैं इधर पहुंचाऊंगा थर्ड पोजीशन पर, तो मेरे पास सारी जीपी खत्म हो चुकी होगी, सिर्फ किस में होगी, केई में होगी। और फिर उसके बाद फिर जब इंपैक्ट होगा तो केई किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है ये बात, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, यही वाला केस मैं दोबारा से, ये पहले कॉपी करना चाहो तो आप कर लो, ठीक है। मैं इसके बारे में इधर लिख रहा हूं, अपॉन इम्पैक्ट एनर्जी फ्रॉम केई converts to heat and if it bounces back to PE, ये भी मैंने लिख दिया, इसमें डिटेल लिख दी है कि भाई अगर इसने टिप्पा खा लिया, इधर टिप्पा खाएगा तो वापस ऊपर जा रहा होगा, वापस ऊपर जाते हुए स्लो डाउन हो रहा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस से जीपीई में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ गए? इज दैट क्लियर? क्लियर है ये बात? मैंने तो लिखा है कि एयर रेसिस्टेंस इज सिग्निफिकेंट। इस बार मेरे पास हाइट है, लेट सपोज 10 मीटर्स अगेन, सही है? इज दैट क्लियर? लेकिन
इस बार जब हम इसको ड्रॉप करेंगे एयर रेसिस्टेंस फील होगी। आफ्टर अ सर्टेन टाइम ये टर्मिनल वेलोसिटी भी हिट करेगी। अब मेरे को एक बात बताओ, जरा इसको समझने की कोशिश करना। सपोज करो कि 10 मीटर की हाइट से गिर रही है, फॉलिंग एट टर्मिनल वेलोसिटी। अब सबसे पहली चीज है कि जब टर्मिनल वेलोसिटी पे गिर रही होगी तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है कि नहीं होती है? काइनेटिक एनर्जी होगी, जीपी भी है। अब मुझे एक बात बताना, जब ये पत्थर मेरे पास इधर पहुंचेगा तब भी इसमें जीपी होगी, कम होगी? काइनेटिक एनर्जी पे कोई डिफरेंस आएगा? स्पीड मेरे प्यारे बच्चे, मैंने अभी बोला कि ये टर्मिनल पे गिर रहा है। अगर टर्मिनल वेलोसिटी पे गिर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी ही नहीं बढ़ रही, सेम वेलोसिटी पे गिर रहा है, तो काइनेटिक में तो नहीं जा रही होगी, जो शुरू में थी काइनेटिक वही चल रही होगी। यानी अब मुझे एक बात बताओ कि यहां पर मेरे पास जीपीई तो लेस हुई, लेकिन केई रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स सेम। बाकी कहां गई जीपी? मेरा ये सवाल है कि हमने नीचे गिरा, पहले तो ऊपर था ना, जीपी ज्यादा थी, नीचे आया। अब जब नीचे आया है तो जीपी कम हुई, काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं आया क्योंकि स्पीड नहीं बढ़ी, तो जीपी गई कहां? हाँ, ओह माय गॉड। एयर रेसिस्टेंस, थोड़ा सा इसको इलैबोरेट कर दो। Energy can only be converted from one form to another form. It can neither be created nor destroyed. एयर में चली जाएगी। एयर में इस तरह आप नहीं लिख सकते हो। मे बी साउंड भी सही है। हमें पता है कि अगर एयर में चीज़ गिरती है तो बेटे इमेजिन करो कि आप खड़े हुए हो, गन फायरिंग हो रही है, गोली जब गुजरती है तो श्यू करके आवाज़ नहीं आती है, ये भी होता है। या पंखे को ही हिला लो तो आवाज़ नहीं आ रही, साउंड में तो जा रही है, बिल्कुल सही है। और हीट इज द मेन थिंग, सीधी सी बात है। हमारे पास यहां पर केई रिमेन सेम, जीपीई मस्ट हैव कन्वर्टेड टू हीट ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। देखो दोबारा सुनो, इस पूरे केस को दोबारा से समझो, इस केस को दोबारा से समझो। टॉप से मैंने गिराया पत्थर को, मैक्सिमम जीपी थी, एयर रेसिस्टेंस सिग्निफिकेंट है, सही है। एयर रेसिस्टेंस सिग्निफिकेंट है तो टर्मिनल वेलोसिटी सपोज करो हिट कर लिया इसने, नीचे गिरता जा रहा है, जीपी कम होती जा रही है, केई में कोई इजाफा नहीं हो रहा क्योंकि स्पीड नहीं बढ़ रही। बाकी कहाँ जा रही है? किसी और फॉर्म में जा रही होगी ना। एक हमारे पास साउंड हो गया जो कि एग्जाम्पल इधर दिया, दूसरा हमारे पास हीट हो गई। जाहिर सी बात है जब एयर जब ऊपर से खसते हुए जा रही होगी इस पत्थर से तो पत्थर तो गर्म होगा। कभी आपने ये देखा है कि मीटियोराइट जो गिर रहे होते हैं अर्थ के ऊपर तो दे लाइट अप, या इनफैक्ट अगर आप ग्रेविटी मूवी देख लो या कोई भी मूवी देखो, आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा डेंजर क्या होता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में चीज एंटर होती है, इट स्टार्ट्स हीटिंग अप, आग लग जाती है। क्यों लगती है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर होती है एंड देयर इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है। तो बेटे यही होता है कि अगर पत्थर को आप ड्रॉप करोगे तो वो एयर के अंदर गर्म हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जीपी केई में तो कन्वर्ट नहीं हो रही, केई तो अचीव हो गई थी। बाकी कहाँ जा रही है? बाकी आपके पास जा रही है इसके अंदर, हीट के अंदर, हीट के अंदर, साउंड के अंदर। जाहिर बात है साउंड भी प्रोड्यूस होगी। क्लियर है ये बात? समझ गए? इसके बाद हमारे पास एक और वर्ड आता है, मेरे ख्याल से मैंने जो भी थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड कर रहा था तो माइक की डायरेक्शन ये थी, तो हो सकता है कि क्लियर नहीं आई हो, मे बी। अच्छा ज़रा इधर देखो, लिसन। फिर हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट आता है पावर का। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, लिख लो,
या मैं इसको कह सकता हूं रेट ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। सही है। अच्छा, एक और चीज़ की भी क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। एनर्जी एंड वर्क डन के यूनिट्स एग्जैक्टली सेम होते हैं। इसका भी, एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है तो वर्क डन का भी जूल्स होता है। सही है, क्योंकि मैंने बोला था कि भाई अगर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है तो वर्क डन तो लाजमी होगा। समझ गए। अब इधर लिखो, पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम होगा। टाइम का फैक्टर इसमें आ चुका है। तो भाई इसके अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा पावर मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम, या पावर इज इक्वल टू एनर्जी कन्वर्टेड ओवर टाइम। इसको भी मैं एक वजाहत कर लूँ। दिस इज पावर, ये मेरे पास पावर है, ये मेरे पास वर्क डन है। T stands for the time, E stands for the energy converted, T stands for the time, and once again P stands for the power. सही है, कॉपी कर। अब सबसे पहली चीज है कि इस पावर का जो यूनिट बनेगा, यूनिट जो इसका बनेगा वो हमारे पास बनेगा जूल्स पर सेकेंड। जूल्स पर सेकेंड बनेगा, लेकिन जूल्स पर सेकेंड बार बार बोलना मुश्किल होता है, तो हम इसकी जगह पर एक यूनिट यूज करते हैं, वो है वॉट। समझ गए। वॉट इज द यूनिट। यानी अगर मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 10 जूल्स पर सेकेंड लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 10 वॉट्स। इज दैट क्लियर। अब समझ में आया। अब जो ये आपके पास जो लाइट हो गई या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे लिखा होता है कि भाई पावर रेटिंग लिखी हुई होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एयर कंडीशनर है तो तकरीबन 2000 या मे बी 2500 वॉट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि एवरी सेकेंड इट इज यूटिलाइजिंग दिस मच एनर्जी। समझ गए। क्लियर है, समझ आ गया। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है, मैंने कल ही कराया था, किलो वॉट आवर। इज दैट क्लियर। मैंने बोला था कि भाई किलो वॉट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, मैंने कल ही लिखवाया था, इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अब ये यूनिट ऑफ एनर्जी कैसे आती है भाई, इधर देख लो। प्रूफ करना है ना मुझे कि कैसे किलो वॉट आवर। इसको हम लोग इस तरह भी लिखते हैं, KWH, इस तरह भी लिखा जाता है। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, एनर्जी, जरा इधर देखो पहले, पावर इटसेल्फ इज इक्वल टू एनर्जी कन्वर्टेड ओवर टाइम होता है। एनर्जी को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो पावर इनटू टाइम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इधर ज़रा देखो कि मेरे पास लिखा हुआ है किलो वॉट आवर, यानी किलो वॉट आवर, यूं ही लिखा हुआ है। तो बेसिकली किलो वॉट खुद क्या है, पावर हो गई, और पावर हो गई, और आवर क्या है, टाइम हो गया। तो पावर इनटू टाइम किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है। इज दैट क्लियर। विच शुड बी इक्वल टू एनर्जी। इनफैक्ट लिटरली हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि मेरे पास इधर लिखा हुआ है 1 किलो वॉट आवर, मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं जूल्स के अंदर भी। देखें वापस से किस तरह कन्वर्ट करते हैं। इधर देखो, लिसन, 1 किलो वॉट आवर लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि 1 किलो वॉट को 1000 वॉट लिख सकते हैं। सही है। और 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं। ऐसे ही होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। इज दैट क्लियर। यानी ये याद कर लो कि 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू इतने जूल्स के बराबर। समझ गए। क्लियर है, सही है, ये भी मैंने करा दिया। अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है नोन एज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है यूजफुल पावर आउटपुट ओवर यूजफुल, बेटे क्या हो गया, पावर
सॉरी यूजफुल नहीं, पावर इनपुट आएगा सिर्फ, पावर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। नॉर्मली परसेंटेजेस में भी कोट किए जाते हैं या रेशियोज में भी कोट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? या इसको हम लोग यूं भी कह सकते हैं कि एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ द यूजफुल पावर आउटपुट ओवर द पावर इनपुट। मल्टीप्लाई बाय 100 इज ओनली ऑप्शनल, वो इसलिए कि परसेंटेजेस में कोट करना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं एफिशिएंसी को, यूजफुल वर्क डन ओवर वर्क इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये भी कर सकते हो आप। सही है, यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और चीज है, एफिशिएंसी कैन नेवर बी 100%। एफिशिएंसी कैन नेवर बी 100%, ये रूल है, हिसाब है। देयर इज हाउएवर वन एग्जाम्पल जिसमें 100% एफिशिएंसी होती है, बताता हूं मैं। देखो, एफिशिएंसी कैन नेवर बी 100% और मोर देन 100%। इनफैक्ट अगर मोर देन 100% हुआ तो इसका मतलब है कि आप एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, विच इज द ग्रॉस वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 100%। 100% भी नहीं है पॉसिबल। सिर्फ एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर वाकई में 100% पॉसिबल है। पता है क्या? हीटर कैन बी 100% एफिशिएंट। भाई देखो, हीटर का मेन काम क्या है? हीट क्रिएट करना, यानी एनर्जी को वेस्ट करवाना ही है ना इसका मेन काम। सही है, वेस्ट करवाना सबसे आसान काम है। अब मैं बताऊं कैसे हो सकता है। आपने कभी देखा टोस्टर होता है, टोस्टर के अंदर कॉइल लगा हुआ होता है, ऐसे ही होता है, गर्म होता है। सही है, अब जरा सुनो, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बटन ऑन किया, हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है और वो आस्ते आस्ते ग्लो करना स्टार्ट करता है। 100% एफिशिएंट तब होगा जिस टाइम पे आपने बटन को ऑन किया होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कॉइल जो होता है उसमें से लाइट नहीं निकल रही होती है। अगर लाइट निकल आई उसमें से तो हमारे पास ठीक है हीट भी बढ़ रही है, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास जो इनपुट एनर्जी है वो कुछ लाइट में जा रही है और कुछ हीट में जा रही है। लेकिन जैसे ही आप ऑन करते हो उस टाइम पे एकदम से लाइट नहीं जलती, उसकी जो मतलब वो जो कॉइल होता है, इट डजंट स्टार्ट ग्लोइंग इमीडिएटली। जिस टाइम पे आपने ऑन किया होता है उस टाइम पे पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट हीट में जा रही होती है, उसके बाद फिर वो लाइट में भी कन्वर्ट होती है। क्लियर है? ओनली हीटर्स कैन बी 100% एफिशिएंट, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। समझ गए? क्लियर है? सबसे जो लीस्ट एफिशिएंट होते हैं वो सोलर होते हैं। सोलर पैनल्स आर वेरी लेस एफिशिएंट। ऑलमोस्ट अगर आप देखना चाहो तो भाई वो तकरीबन 20% एफिशिएंट होते हैं। सारी सोलर एनर्जी को तो कन्वर्ट नहीं कर सकता। हमेशा एफिशिएंसी रेटिंग आती है चीज़ों पर। भाई जैसे हमारे पास जैसे लाइट बल्ब होता था ना पहले, वो वाला इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब जो नॉर्मली आजकल बेकरी के अंदर बिस्किट गर्म करने के लिए यूज़ होता है, वो 100 वाट वाला बल्ब होता था। 100 वाट वाला जो बल्ब होता था उसमें ज़्यादा एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही होती थी और कम एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो रही होती। अभी जो आप LEDs यूज़ कर रहे होते हैं, दे आर मोर एफिशिएंट। ज़्यादा एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो रही थी, बहुत थोड़ी सी एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है। आप हाथ लगा के देखना चाहो तो देख लो। सही है, एक 100 वाट का बल्ब जलाओ, 10 मिनट जलाओ और एक LED साथ में जलाओ, दोनों को फिर बाद में जाके हाथ लगाओ। आप उसको 100 वाट के बल्ब को हाथ लगाओगे तो हाथ जलेगा, इस पर भी गर्म तो होगा, ऐसा नहीं है कि गर्म नहीं होगा, लेकिन कम गर्म होगा। बिकॉज मोर एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू लाइट देन हीट। इज दैट क्लियर? समझ गए? ये मैंने आपको पूरी इसकी थ्योरी मैंने करवा दी आपको, वर्क, एनर्जी एंड पावर की। दिस वॉज इट। समझ गए? ये पूरी की पूरी मैंने थ्योरी इसकी कराई है, वर्क, एनर्जी और उसकी। सिर्फ थ्योरी कराई है,
अब आपके पास जब अगली क्लास होगी तो वी विल डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मिक्स्ड क्वेश्चंस फ्रॉम काइनेमैटिक्स, फ्रॉम दिस एंड दिस. इज दैट क्लियर? समझ गए? ये चीज़ है बस. दैट्स इट. मेरा टारगेट अचीव हो गया.